हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स। और एमएससी फर्स्ट ईयर की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक, ट्रांजिशन फ्रॉम क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स टू क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, है ना। तो देखो, हमने क्लासिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया कि कोई भी आपका कंटेनर है जिसमें n मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस है, ठीक है, उसको हमने क्लासिकली स्टडी कर लिया है, ठीक है। वहाँ पर हम उसका वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसका एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम उसके बारे में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लो है हमारे पास, जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लो है जो इसका जो मोशन है वो डिस्क्राइब करता है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है और उसके लिए हमें क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ तो रह गया कि अगर हमने जो ये पढ़ा है ना कि जो n मॉलिक्यूल आइडियल गैस को सोल्व किया है, अगर हम इसको अप्लाई करते हैं जहाँ पर हमें अप्लाई करना चाहिए वहाँ पर करते हैं तो वैसे रिजल्ट नहीं आते, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का ज़रूरत पड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं नीड की, ठीक है, नीड ऑफ क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स QSM, ठीक है। तो देखो भाई, पहली बात कि उस टाइम में क्या हुआ जब ये सब काम हो रहा था स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के ऊपर, ठीक है, जब आपके पास जो क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ था, जिस टाइम क्वांटम मैकेनिक्स पूरी तरह से ग्रो अप नहीं हुई थी, तो उस टाइम क्या था कि एक बड़ी प्रॉब्लम थी। कौन सा? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सही है। होता क्या है, देखो आप लोग एमएससी के स्टूडेंट हो, ब्लैक बॉडी से अच्छी तरह से वाकिफ हो, ठीक है। कोई भी ऐसा बॉडी जो जितना भी उस पर रेडिएशन इंसिडेंट हो वो सारा एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है। अब उसके बाद जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, ठीक है, उसमें जो आपके ये पार्टिकल थे, जो फोटोन थे, ठीक है, उनको उस टाइम तक पार्टिकल मान लिया गया था, ठीक है। अगर उनको एज ए पार्टिकल माना जाए, ठीक है, उन फोटोन्स को अगर ब्लैक बॉडी रेडिएशन आप स्टडी कर रहे हो, उन फोटोन्स को अगर पार्टिकल मान लिया जाए, ठीक है, तो क्या हो गए वो, तब जो ये वाला जो फिनोमेना है, ठीक है, वहां पर ये जो पार्टिकल एज ए गैस बिहेव करने चाहिए ना, ठीक है। जो आपका फोटोन है, ठीक है, पूरा सिस्टम है, ठीक है, वो एज ए गैस बिहेव करना चाहिए, और जो पार्टिकल है वो है फोटोन, ठीक है। और इस गैस को क्या बोला? फोटोन गैस, ठीक है। अब अगर आपका जो ये क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर ये वैलिड है तो भाई ये एक्सप्लेन करना चाहिए जो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ठीक है, ये एक्सप्लेन करना चाहिए। या फिर इसके अलावा इसको एक्सप्लेन करने का जो हमारे पास प्लांक रेडिएशन लॉ, जो प्लांक रेडिएशन लॉ था, ठीक है, वो इस जो आप हमारी क्लासिकल अप्रोच है इससे वो डिड्यूस होना चाहिए, सही है ना। अगर हमारी ये थ्योरी सही है, ठीक है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो भाई ये जो प्लांक रेडिएशन लॉ है जो इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, वो इससे डिड्यूस होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन प्रॉब्लम यही थी कि वो नहीं हुआ। तो जो सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम थी वो यही थी, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो इस क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल सीधी सी बात है, आप कोई भी कंडक्टर लेते हो,
ठीक है। और उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या मानते हैं, मतलब पूरे कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यही तो कहते हैं कंडक्टर के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो एज ए गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। वो इधर उधर इनका रैंडम मोशन है इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। इस कंडक्टर के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, रैंडम मोशन है, और वो एज ए गैस, इलेक्ट्रॉन गैस, एज ए गैस बिहेव करते हैं, ठीक है। और जो कंडक्शन है, ठीक है, कंडक्शन कह दो, या फिर जब हम यहाँ पर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और तो वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये चीज किस मॉडल से एक्सप्लेन की जाती है, इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, ठीक है। इतनी बात हुई। लेकिन अगर हम इसी चीज को देखो, ये आपके सामने क्या हो गया, एक कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं और एक गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप क्लासिकल स्टैट मैक से भी सॉल्व करने चाहिए, सही है ना। अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब एज ए गैस बिहेव कर रहे हैं कंडक्टर के अंदर, तो वो इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या फिर क्लासिकल स्टैट मैक से सॉल्व होने चाहिए, लेकिन ये भी नहीं हुआ, सही है ना। देखो आपको इन दोनों चीजों में मतलब एक चीज कॉमन दिख रही होगी, क्या, कि यहां पर जैसे ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसमें फोटोन है, ठीक है, उनका स्पिन होता है, कितना होता है, 0, ठीक है, स्पिन 0, यस, हाँ। और दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन गैस है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, उनका स्पिन कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो जहां पर बात स्पिन की आती है वहां पर ये काम नहीं करता, जो आपका क्लासिकल स्टैट मैकेनिक्स है या फिर जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो काम नहीं करता, ठीक है। तो पहले तो बात हुई ये ऊपर की बात, जो एक्सपेरिमेंटली बात है। अब बात करते हैं दूसरी मेन बात की, कौन सी, जो जहां से आती है क्लासिकल लिमिट, क्लासिकल लिमिट। वैसे ये हम जो आपका फर्स्ट यूनिट था उसमें डिस्कस कर चुके हैं क्लासिकल लिमिट, ठीक है। देखो क्या होता है, जब हम ये आपका n पार्टिकल गैस है, जो आइडियल गैस है, इसको हम जब सोल्व करते हैं तो हमने क्या बोला कि इसको अगर क्लासिकली सोल्व करना है तो हमें हर एक पार्टिकल का क्यूआईज, पोजीशंस और इनके मोमेंटा ये पता होने जरूरी है, ठीक है। इनका जो एग्जैक्ट वैल्यू है, हर एक पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटा, हर एक पार्टिकल के वो पता होने जरूरी है, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर जो एनर्जी है वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन यहां पर एक बड़ा फैक्टर आता है, वो आता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। क्या आता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। ये आपका सबसे बड़ा रोल अदा करता है, क्या, कि जो ये यही तो कहता है कि आप जो पोजीशंस है और मोमेंटा है वो आप प्रिसाइजली अप टू आर्बिट्रेरी प्रिसीजन आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। वो आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्लासिकल लिमिट आती ही है, ठीक है। तो वो हमने दिया था कि जैसे मान लो कि आपका अनसर्टेनिटी डेल क्यू है और जो पी है उसमें ये है, क्लासिकल जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर क्लासिकल लिमिट है वो कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। जो इनके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो इस एच के ऑर्डर से बहुत ज्यादा हो, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये अगर वैल्यू इस एच से ज्यादा हो तब आप क्लासिकली इस सिस्टम को ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मान लो कि आप ये वाला गैस है, ठीक है, इसके अंदर ये जो मीन सेपरेशन है जो पार्टिकल्स के बीच का है वो आप मानो आर एवरेज, ठीक है, और वैसे ही जो मीन मोमेंट है वो पी एवरेज मानते हो, ठीक है। तो क्लासिकल लिमिट क्या कहती है, आर एवरेज इंटू पी एवरेज, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एच होना चाहिए। इस चीज को बोला जाता है क्लासिकल लिमिट, ठीक है, सही है। अब देखो यहां से एक चीज और आती है, क्या, कि जो आर एवरेज है, ठीक है,
आर एवरेज है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन लैम्डा एवरेज। ठीक है, जहां पर ये लैम्डा क्या है, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, या फिर बताऊं तो ये क्या है, ये है स्प्रेड ऑफ मॉलिक्यूल इन स्पेस। ठीक है, जो आपका ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो स्प्रेड है, मतलब जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जब आप उस डोमेन में जाते हो, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जाते हो, तब आपका जो मॉलिक्यूल है वो मतलब पार्टिकल है वो पॉइंट पार्टिकल नहीं रहता। ठीक है, उसका स्प्रेड होता है स्पेस के अंदर। ठीक है, अब बात है कि ये जो स्प्रेड है इस मॉलिक्यूल का कितना है, लैम्डा एवरेज। ठीक है, अगर आपको जो क्लासिकली सिस्टम को सॉल्व करना है, तब ये जो लैम्डा एवरेज है पार्टिकल का जो स्प्रेड है वो मीन सेपरेशन से, इस मीन सेपरेशन से बहुत ज्यादा होना, ये कम होना चाहिए। ठीक है, जो आर एवरेज है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसको क्लासिकली ट्रीट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, देखो ये आपको सीधा सा दिख रहा है, अगर ये आर एवरेज ज्यादा है इसका मतलब वो पार्टिकल्स दूर दूर है, इसका मतलब आप उनको क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सही है, वहीं पर आप क्या लगा सकते हो, क्लासिकल स्टैटमैक लगा सकते हो। ठीक है, और वहीं अगर ये आ जाता है आर एवरेज इज लेस देन लैम्डा एवरेज, ठीक है, इसका मतलब क्या है, कोई भी दो पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, फिर कह सकते हो उनका जो वेव फंक्शन है वो ओवरलैप हो जाता है, आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, पार्टिकल्स का जो वेव फंक्शन है साई है, ठीक है, जो टोटल वेव फंक्शन है, ठीक है, हर एक पार्टिकल का, वो क्या हो जाता है, वो ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पर उस तरह के सिस्टम को सोल्व करने के लिए आपको क्वांटम स्टैटमैक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अभी तक तो इतनी बात हुई। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ फैक्ट। ठीक है, कुछ फैक्ट इस आपके क्वांटम स्टैटमैक का। ठीक है, कि मान लो अगर हम क्लासिकल स्टैटमैक की जगह क्वांटम स्टैटमैक लगा दें, ठीक है, तो क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो क्या चेंज आएगा, तो उसमें जो सबसे पहला है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज इन क्वांटम मैकेनिक्स in general are assumed to have discrete spectra। ठीक है, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटीज है लाइक एनर्जी है, पोजीशन है, मोमेंटा है, ठीक है, ये चीज क्या है, इनका वैल्यू वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब आप क्वांटम मैकेनिक्स स्टडी करते हो तब क्या होता है, इन फिजिकल क्वांटिटीज का जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, डिस्क्रीट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, डिस्क्रीट हो जाता है। ये इसका मतलब पहला फैक्ट है। ठीक है, जब आप इसमें ट्रांजिशन कर जाते हो क्लासिकल मैकेनिक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में, जब आप ट्रांजिशन कर जाते हो तो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका जो स्पेक्ट्रा है या फिर कह सकते हो उनका जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, डिस्क्रीट हो जाता है, पहली बात। दूसरा जो है क्या, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इन एडिशन टू डिपेंडिंग अपॉन हैमिल्टन्स वेरिएबल, है ना, क्या है, हैमिल्टोनियन वेरिएबल ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स डिपेंड ऑन स्पिन, बड़ा फैक्टर है स्पिन वेरिएबल्स। ठीक है, जो आपके
क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं आता। देखो हमने दो चीजें बताई थी ना, क्या, एक तो ब्लैक बॉडी, मतलब उनके अलावा भी एक दो और थी, लेकिन ये दो मेन थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, और दूसरा था इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक है। इसमें जो आपका पार्टिकल्स थे वो क्या थे, फोटोन, ठीक है, एच न्यू, क्या थे, फोटोन, एच न्यू, उनका स्पिन है, ठीक है, वो था 0, सही है ना, उनका स्पिन क्या था, 0 था, और इनका स्पिन कितना, 1/2, ठीक है। जब आपका स्पिन इंक्लूड होता है, देखो आपने ये चीज देख ली है कि जब स्पिन इंक्लूड होता है, जब स्पिन की बात होती है, तब आपका ये वाला फेल हो जाता है, समझ रहे हो ना, जब स्पिन की बात आती है तब फेल हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज, जब आप क्लासिकल से क्वांटम में ट्रांजिशन कर जाते हो, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज है, इन एडिशन टू डिपेंडिंग ऑन द हैमिल्टन्स वेरिएबल, जो क्यूआईज है, पीआई है, मतलब, और क्यूआई डॉट पीआई डॉट, ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड करने के अलावा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पिन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जिस तरह से मान लो कि आपके इंटीग्रल स्पिन है, इंटीग्रल स्पिन पार्टिकल्स वो क्या ओबे करते हैं, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिक्स, ठीक है। और वैसे ही हाफ इंटीग्रल स्पिन वो क्या ओबे करते हैं, फर्मी डिरैक स्टैट, ठीक है। यहां ये दोनों यहां से आती है, क्वांटम स्टैट मैक्स ही, ठीक है, ये दोनों। तो इसका मतलब कि जब हम ट्रांजिशन करते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, स्पिन इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं एक और जनरल बात बताना चाहता हूं, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है कि आप पहले फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट करते हो, और वो बताता है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करते हो, उसका पोजीशन, मोमेंटम, उसका एनर्जी, वेलोसिटी, ये सब कैलकुलेट करते हो, फिर उसके बाद आप बताते हो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है, ठीक है। वहीं क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, पहले आप स्टेट ऑफ द सिस्टम बताते हो, स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। वो क्या डिटरमाइन करता है, वो डिटरमाइन करता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिटरमाइन करता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये होता है ना शायद, यस, इट डिटरमाइंस द लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द लॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ obeyed by the physical quantities, not their values, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, पहले आप फिजिकल क्वांटिटीज मतलब वो मेजर करते हो, निकालते हो, ठीक है, वो बताता है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या है। लेकिन वहीं जब आप क्वांटम मैकेनिक्स में ट्रांजिशन कर जाते हो, तब क्या होता है कि पहले आपको स्टेट ऑफ द सिस्टम डिटरमाइन करना होता है, ठीक है। और वो स्टेट ऑफ द सिस्टम डिटरमाइन करता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, जो आपकी किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है, ठीक है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। कि मान लो किसी टाइम पर सिस्टम का कुछ भी स्टेट है, ठीक है, साई n1 है, ठीक है, तब उससे एसोसिएट, ठीक है, जो भी आइगन वैल्यू है इस फिजिकल क्वांटिटी की, जो भी आइगन वैल्यू है वो आ जाएगी, λ1 मान लीजिए, ठीक है। और वैसे ही मान लो वो दूसरी स्टेट में, तब दूसरी आइगन वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या बताता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी की वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको जो ट्रांजिशन है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट में हम इसी के अंदर कुछ और डिस्कस करेंगे, तो तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।